हेलो दोस्तों, K2S केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपका जितना भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा वो सारा के सारा इस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से यह वीडियो मिलता रहे। तो आज का टॉपिक है हमारा नारी की दयनीय स्थिति। तो नारी की दयनीय स्थिति पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कुछ मुख्य बिंदु को समझेंगे, जानेंगे। बहुत सारी बातें को इसमें सीखने और जानने को मिलेगा कि आज के वर्तमान युग में नारी की दयनीय स्थिति क्या है, कारण क्या रहा है, कुछ ऐसा है जो कि नारी की स्थिति दयनीय है, इसका मुख्य भूमिका क्या रहा है और क्या इसके कारण रहने का है। तो बहुत सारे चीज आज के डेट में समाज में देखने को भी मिलता है कि बहुत सी नारी बहुत आगे की ओर भी चला गया, बहुत से नारी पीछे की ओर भी है। लेकिन जब एक मध्यकालीन युग में था तो उस समय नारी की स्थिति दयनीय हो रही थी। इसका कारण क्या माना जाता है ना, इस बात को हम समझने का अथक प्रयास करेंगे। किसके माध्यम से? हेडिंग आपका है नारी की दयनीय स्थिति के माध्यम से, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इस बिंदु को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पर है कि नारी की समाज में दयनीय स्थिति के लिए कारण कौन कौन सा उत्तरदायी है। अरे बकलोल, ये क्वेश्चन को एकदम दिमाग में रख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये एकदम बोर्ड का 2024 का क्वेश्चन रह सकता है। यह चीज दिमाग में डाल लीजिए और आपका यह क्वेश्चन एकदम मतलब कह सकते हैं 100% जो है लड़ने का चांसेस है, क्योंकि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। बात समझे। और बाकी बात आप अध्ययन इतना जबरदस्त कीजिए कि आने वाला 2024 का बोर्ड में एकदम उस गांव का आप टॉपर के लिस्ट में रहिए, ताकि लोग समाज आपके पिता पे गर्व करे, नहीं फलानवा का बेटा जो है ना पढ़ा है। और दूसरा लड़का जब आए ना तब कहे कि नहीं रे ससुरा, फलनमा का बेटा जो है ना अच्छा किया, तू भी कर, नहीं तो फिर तोरा है ना घर से बाहर कर देंगे। तो ये सब चीज जो है आपको एक टॉपिक के माध्यम से पढ़िए ताकि आप भी अपना पापा का नाम रोशन कीजिए, है ना, ताकि आपके मम्मी दूसर का महिला से कह सकी कि अरे देखता है फलानमा का बेटा जो है ना इतना नंबर लाया है, 400 नंबर लाया, तू का कर बरा बकलोल। तो तू जो है ना इस तरह नहीं कर, पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, नरक में जाएगा, है ना। लेकिन एक चीज याद रखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या कहे थे, जो शिक्षा ग्रहण करेगा वह बेटा कहीं भी दहाड़ेगा। मतलब शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा वो उस हिसाब से दहाड़ेगा। तो इसलिए बेटा पढ़ना स्टार्ट करो और लाइफ में पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है, ताकि मम्मी पापा जो है उसका नाम रोशन हो सके। इसी बात पर एगो चीज कॉमिक आ जाता है कि भोजपुरी में सबसे पहले रेप गाना होता है ना बेटा, रेप सुना होगा। वो रेप गाना गाने वाला कौन था? खेसारी लाल यादव। का गाया था? काबा, है ना। काबा मतलब क्या? छपरा ये छठ गीत पे आया था। तो ये सब सुनने को मिलता है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग कुछ मजेदार चीज सुन लिए। अब चलिए हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है। और आप लोग जो है अपना अध्ययन कीजिए। यही ना रेप था, ठीक है। कोई भी चीज में क्या बोला जाता है? ठीक है। ये ठीक है नहीं, ठीक है, बात समझिए। चलिए, आप बहुत बात आप खेसारी लाल का बता दिए। अब चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। नारी की समाज में दयनीय स्थिति के लिए कारण कौन कौन सा उत्तरदायी है, ये बात हम लोग समझते हैं। तो नारी की समाज में दयनीय स्थिति निम्नलिखित कारण उत्तरदायी माने जाते हैं, ठीक है। नारी की कारण क्यों माना जाता है? इसका एक कारण है नारी समुदाय में शिक्षा का अभाव रहा। यानी कह सकते हैं कि जिस अनुसार से पुरुषों की शिक्षा दी जाती थी उस हिसाब से महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था। कुछ महिला बकलोल भी होती थी। क्या बकलोल होती थी? अकेले अगर कह दे कि स्कूल जाने के लिए तो नहीं जाती थी वो स्कूल। काहे भाई? तब फलानमा जोरियात मिलेगा ना तब ये जाएंगे हम स्कूल पढ़ने। लेकिन आज के वर्तमान युग में ऐसा नहीं है। बहुत सारी लड़कियां घर से निकल के स्कूल जाती है अपने साइकिल से। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो साइकिल योजना लाए, क्योंकि बेटी पढ़ाओ के नारे से डाला गया कि ताकि बेटी को आगे बढ़ाइए। उसको साइकिल सुविधा दी गई, छात्रवृत्ति की सुविधा दी गई, पोशाक का सुविधा दिया गया। तो ये सब सारे उसके
दिए गए ताकि नारी पढ़े, आगे बढ़े, समाज में एक अपना नाम रोशन करे। इस तरह से एक जो हमारा स्टेट सरकार का वैल्यू होता है वो अपना बढ़ावा देने का कार्य किए थे। चलिए यहां तक समझे। तो नारी समुदाय में शिक्षा का अभाव रहा कब? जब हम लोग 1970 की दशक की बात करेंगे, 1990 की दशक की बात करेंगे बेटा, तब उस समय नारी का शिक्षा इतनी बदतर स्थिति थी कि कह भी नहीं सकते हैं। क्योंकि कि उस समय समाज में जो नारी की पढ़ने की जो प्रतिशत थी ना, बहुत नग्न माना जाता। नग्न मतलब समझ रहे हो ना, मतलब इतना छोटा कि सोच भी तुम नहीं सकते हो, इतनी कम थी। आज तो देख लीजिए, आपकी बहन पढ़ती होगी, आपके गांव पड़ोस की चचेरी ममेरी भाई बहन सब लोग पढ़ता है ना, तो बहन सारे लोग की पढ़ती है। तो इस सब चीज जो है पहले के तुलना में बहुत समाज उठा है। अगर जब तक शिक्षा ग्रहण सब पूरे लोग करता है, महिला को भी बराबर की दर्जा दी जाएगी, उस समय समझ लीजिए नारी की स्थिति दयनीय नहीं रहेगी। उस समय समाज में एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। चलिए, तो अभाव रहा, इससे समाज में अंधविश्वास बढ़ा। अंधविश्वास बढ़ा, क्या अंधविश्वास बढ़ा? समाज में एक बात बताइए, भूत प्रेत और बहुत सारा नाम का शब्द का ये सब चीज समाज में अंधविश्वास पड़ा। महिला लोग को सही से अच्छी जानकारी नहीं थी। महिला लोग को जैसे महिला रोग भी होता है तो उसके बारे में जानकारी का अभाव था। जो महिला घरेलू रोग होता है उसके बारे में भी अभाव रहता था। ये सब जो है ना, महिला खुद बकलोल काहे रहती थी, इसलिए क्योंकि वो शिक्षा को ग्रहण नहीं करना चाहती थी और एक अपना लेवल नहीं देखती थी। लेकिन वर्तमान युग में जब सरकार ने उसको योजना दिया गया, योजना के ऊपर लाया गया, तो सरकार क्या देखा कि महिला को बराबर समाज में अधिकार दीजिए, लाइए उसको बराबर। तो बराबर में लाने लगे तो समाज में अंधविश्वास धीरे धीरे घटता गया। लेकिन यह समाज में अंधविश्वास 1970 1990 के दशक में बहुत ज्यादा महिला देखने को मिलता था। तो शिक्षा के क्षेत्र में महिला जो है पुरुष से पीछे है। कब के अनुसार? 2021 के 11 के जनगणना के अनुसार, कितने के जनगणना अनुसार? 2011 का जनगणना के अनुसार पुरुष जो है ना 80% शिक्षित है, यानी 100% में 80.9% बेटा शिक्षित था पुरुष। कब की जनगणना की बात कर रहे हैं? 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। 2011 की जनगणना कह रहा है, रिपोर्ट जो आंकड़े हैं भारत सरकार के, यानी बिहार सरकार के जो आंकड़े हैं, हमारा स्टेट सरकार का, वो आंकड़े के अनुसार कह रहा है कि पुरुष 80.9% पढ़ा लिखा है। यानी 100 अगर पुरुष है तो उसमें 80.9% पुरुष के पास शिक्षा है और वही महिला बकलोल रह गई। कितना प्रतिशत? 64। 100 में 64 महिलाएं 2021 के 11 के जनगणना के अनुसार 64% पढ़ा लिखा है। तो ये एक दयनीय स्थिति उसका बदतर नहीं होगा समाज में तो क्या होगा? आज के महिला देखिए सेविका में बहाल है, महिला शिक्षिका बन रही है, महिला पुलिस बन रही है। क्यों? साक्षर होगी तब ना, नहीं रहेगी तो फिर बकलोने बन के रहेगी। तो वो चीज को निपटाना है। समाज में अगर उत्थान करना है तो सबसे पहले महिला को पढ़ाना लिखाना है। पढ़ेगी लिखेगी तो समाज की स्थिति बदलेगी। ये चीज आप जान लीजिए, है ना। चलिए अब आते हैं दूसरा, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, इसको समझिए। पर्दा प्रथा जो है, पर्दा प्रथा भी नारियों का बड़ा अहित हुआ। मतलब क्या है? समाज में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसमें बड़ा यह प्रचलन है। क्या प्रचलन है? पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा देखते हैं ना, महिला लोग जो बुर्का पहनती है ना, तो वो प्रथा जो है बहुत ज्यादा बेटा इसमें प्रचलन है। किस समुदाय में? मुस्लिम समुदाय में, जो इसका अभी प्रभाव अफगानिस्तान वगैरह में देखने मिलता है। समाज में लड़कियों को जो है क्या किया जाता है? पर्दा प्रथा में रखा जाता है। आप ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, फलना नहीं कीजिए, ढकाना नहीं कीजिए। ये सारे चीज जो है ना वर्ड को मतलब महिला को दूर करती है। वहां के महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है, जो कि एक समय मलाला यूसुफजई का नाम सुने होंगे या तो आप पता करिएगा कि उसके बारे में वहां अफगानिस्तान में उसे पढ़ने के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी तो उसके ऊपर क्या किया गया था? बम मारा गया था, जिसके उसकी नसीब बढ़िया थी जो बच गई। फिर उसके यूएई यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे उठा के ले गया और वहां के जो संघ है सारे लोग उसको मदद किया और पढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसका जिम्मा लिया। और वो मलाला यूसुफजई आज जो है शांति पुरस्कार, उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था, है ना। तो ये सब चीज जो है बहुत
कुरीतियां हैं कि महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है, कुछ महिला पढ़ना भी चाहती है तो उसको वंचित रखा जाता है। ये सब सारे कुरीतियां देखने को मिलता है। तो पर्दा प्रथा से नारियों का बड़ा हित क्या हुआ कि आप पर्दा प्रथा में रहिए, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ये सब समाज का दयनीय स्थिति तो महिला को पैदा कर रही है। पुरुष ही पढ़े, ऐसा क्यों? महिला क्यों नहीं पढ़ सकती है? महिला क्यों नहीं समाज में भागीदारी ले सकती है? ऐसा होना चाहिए कि समाज में अगर भागीदारी महिला नहीं लेगी तो पुरुष को भी भागीदारी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये समाज को अगर एक समान रूप में देखना है तो महिला का भी स्थिति को आप अच्छा कीजिए, उसका स्थिति बदतर क्यों कर रहे हैं आप? तो इसलिए इस सब चीज आपको है, महिला का दयनीय स्थिति इतना खराब होने का कारण इसमें पर्दा प्रथा भी मुख्य भूमिका निभाता है। बात समझ गए? क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं सती प्रथा। तो ये तो आप सती प्रथा तो मत ही कहिए इसके बारे में। सती प्रथा और बाल विवाह ये भारत का जो है ना आज जो मुख्य सबसे बड़ा अगर कारण माना जाता है तो सबसे बड़ा कारण बाल विवाह माना जाता है। बाल विवाह मतलब समझ लीजिए इस पॉइंट को, हम लोग पहले सती प्रथा को समझते हैं फिर बाल विवाह बताते हैं आपको। तो सती प्रथा क्या है? सती प्रथा जो है एक ऐसी प्रथा है, ये सबसे बड़ा कुरीति समाज में है जो हिंदू धर्म में माना जाता है। लेकिन यह धर्म किसी का खराब नहीं होता है बेटा। धर्म को निचोड़ने वाला जो है ना वो गड़बड़ है। धर्म किसी को सिखाता है कि मार दीजिए आप? नहीं सिखाता है। हर एक धर्म में कहता है मानव जो है सबसे बड़ा सृष्टि का सबसे अच्छा पशु माना जाता है। लेकिन आप आज मानव को क्या बांट दिए? सीमाओं में बांट दिए, धर्म में बांट दिए। ये सब समाज में एक मनुष्य को अस्तित्व रहा कहाँ? वो जंजीरों में जकड़ता चला गया है ना। एक रूसो ने क्या कहा? रूसे का ज्ञान क्या कहता है? आप पढ़िएगा, कभी पढ़ने का मौका मिले तो रूसो को पढ़िए। रूसो ने क्या कहा? मनुष्य जब पैदा होता है तो वो स्वतंत्र होता है, लेकिन वह स्वतंत्र रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब पैदा होता है तो आप जानिए वो एक राज्य, एक देश में पैदा होता है। एक देश का उसमें भी टुकड़ा बटा हुआ एक राज्य में पैदा होगा, फिर वह राज्य का टुकड़ा हो जाएगा, वह किसी न किसी आपका ब्लॉक में पैदा होगा, वो फिर ब्लॉक का टुकड़ा होगा, वह कहीं ना कहीं फिर पंचायत में रहेगा। तो वो मनुष्य को तो पूरा जंजीर ने जकड़ रखा है। एक देश से दूसरे देश वो जा नहीं सकता है, तो मनुष्य स्वतंत्र है कहाँ? ये चीज समझने का बात है, समझिए। ठीक है, चलो रे देखते हैं इसको कौन सी पॉइंट पे? सती प्रथा पे, है ना। तो सती प्रथा तक के देखो, ठीक है। उसके बाद सती प्रथा समझिए आप। सती प्रथा है क्या? तो सती प्रथा में ऐसी एक हिंदू धर्म का एक ऐसा प्रथा जिस प्रथा में अगर किसी पुरुष का मर्द कह सकते हैं या उस प्रथा में जिसका मतलब दोनों का शादीशुदा है और उस पुरुष में अगर किसी कारणवश उसके पति का मौत हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है जानते हैं? उस कंडीशन में महिला को भी उसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पुरुष का अगर मौत हो गया तो उसका अगर दाह संस्कार किया जाता है तो उसी दाह संस्कार में जीवित महिला का भी दाह संस्कार कर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? दाह संस्कार का मतलब उसी चिता के साथ उस महिला को भी जला दिया जाए। तो ये प्रथा गलत नहीं है तो क्या है? अब किसी मनुष्य का मरना एक संयोग की बात है। कोई अगर महिला की शादी किसी पुरुष से हो, है ना, और उस पुरुष का किसी कारणवश दुर्घटनावश बीमारीवश मर जाए तो क्या उस महिला को जिंदा जला देना कहां तक सही है? ये धर्म में ऐसा कुरीतियां जो है ये धर्म नहीं इंसान को बर्बाद कर देगा। तो ये सती प्रथा जो है कह सकते हैं समाज के लिए बहुत बड़ा कुप्रथा है। और दूसरा महिलाओं की स्थिति ये दयनीय स्थिति का कारण माना जाता है। ये समझ में आ गया सती प्रथा। अब चलते हैं तो सती प्रथा के बाद आता है बाल विवाह, है ना। तो बाल विवाह जो है एक जो है पहले के जमाने में देखते होंगे, पहले के जमाने में छोटा छोटा बच्चा जो 10 साल 12 साल 15 साल उस उम्र की अवस्था में उसका शादी कर दिया जाता है। अब बताइए उस उम्र की अवस्था में बचपना चला गया, वो पढ़ने लिखने का उम्र खत्म हो गया, ये सब अवस्था उसकी खत्म हो जाती थी। तो ये प्रथा जो है कम उम्र में शादी करने वाली प्रथा क्या कहलाता था? बाल विवाह। जखनी के खेले के बाद टाइम तखनी बियाह हो गई तो सब नचावे लगा ना। तो इसी लेके जान ले बुतरू कि मान लीजिए उसका शादी अगर 14 बरस में हो जाए और वो खेलने का उम्र है तो बताइए उसके घर का जिम्मेदारी संभालने का आ गया। तो बताइए वो पढ़ेगा कि घर संभालेगा? क्या करेगा? वो
न कुछ कर पाएगा। तो वो यह प्रथा जो है भारत में बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी, जिसके कारण सती प्रथा और बाल विवाह से काफी नुकसान भी होता था। लेकिन सती प्रथा को अंत किया गया, है ना। बहुत ऐसे महान पुरुष भारत में पैदा हुए, उसने इसे खत्म करने के लिए अथक प्रयास भी किए और आज के दिन खत्म भी हुआ। बाल विवाह भी धीरे धीरे आज के समाज में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपको कह सकते हैं हम लोग कि बहुत ऐसे पुरुष रहे, महान पुरुष रहे, राजा राम मोहन राय, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब ऐसे महान पुरुष थे भारत के, जो कि एक समाज सुधारक में योगदान अपना दिए थे। ठीक है, उनके बारे में भी आगे जानेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे उनके बारे में, उन्होंने क्या योगदान दिए, कैसे दिए। सती प्रथा और बाल विवाह समझ गई। तो चलो आगे अब देखा पॉइंट नंबर कितना में, 4 में देखिए पॉइंट, है ना। अब कहता है दहेज प्रथा से समाज में लड़कों और लड़कियों का मुकाबले लड़कियां भार प्रतीत होने लगी है। भार प्रतीत का मतलब समझ रहे हैं, जैसे बेटा अगर जन्म लेता है तो रउआ मिठाई बांटता है पूरा, है ना, सब एकदम, अरे फलनवा का बेटा हुआ है, चल ला मिठाई खा। अगर बेटी पैदा हुआ तो उसका जो है ना ससुरा के मुंह पे जो है ना पूरा लगता है काली पोता गया है। अरे यार, समाज में अगर उसका घर में अगर बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो तो क्या दिक्कत है? बेटा भी एक समान है, बेटी भी एक समान है। हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो क्या लगता है मेरा बेटी नाम रोशन नहीं कर सकती है? कर सकती है रे पगलवा। गधा नियर सोच रखेगा तो गधे ना बनेगा तू, तो सोच बढ़िया रखो, ठीक है। तो इसलिए कि बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो, उसको एक समान लाना है तो सबसे पहले नंबर सोच को बदलिए, समाज को उठाइए, समाज को आगे बढ़ाइए। तो बेटी और बेटा को दोनों को बराबर का दर्जा दीजिए, ताकि जो बेटा कर सकता है बेटी कर सकती है। लड़का अगर दरोगा बन सकता है तो लड़की दरोगा नहीं बन सकती है क्या? बन रही है, बना। अभी आज के डेट में बहुत सारा लड़की दरोगा है, नहीं देखने मिलता है। लड़की भी सिपाही है, गोली चला रही है। तो क्या आपको क्या लगता है बेटा ही सब कुछ कर सकता है? ऐसा नहीं है, बेटा भी कर सकता है और बेटी भी कर सकती है। तो लड़कों के मुकाबले लड़कियां भार प्रतीत इसलिए हो गया कि समाज में जब बेटा का बियाह होता है ना, तो जो है बेटवा वाला क्या कहता है कि 15 लाख लेंगे, 13 लाख लेंगे, डिमांड करता है। ससुरा को मारे चाहिए ना इतना कि सब भूल जाइए कि दहेज लेगा, तो दहेज नहीं दीजिए। और बेटी को इतना पढ़ाइए कि साला दहेज दे नहीं, दहेज उल्टा ले लीजिए उससे। कारण है कि जब बेटी पढ़ के नौकरी करेगी तो दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भार इसलिए पड़ने लगता है कि जो बेटियां पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाती है, या जो बेटियां मतलब घर में रहती है, घरेलू बेटियां होती है, तो वो बेटियों को शादी करने के लिए अगले लड़के वाले को दहेज देना पड़ता है। तो उस माँ बाप के ऊपर बड़ा अजीब फील होता है क्या, कि बेटी को पढ़ाए लिखाए, पाले पोसे, और कल के डेट में उसकी शादी जब उम्र होती है तो उस समय दहेज के लिए एक एक पैसा उस माँ बाप को जोड़ना पड़ता है। एक बात देखिए, शादी ब्याह में लोग इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं कि किसी के यहाँ आप जाओ ना, बाराती वगैरह, जिस बेटी की घर में शादी है उसके घर जाओ ना, तो अगर वो रूखी भी खिलाए ना तो खा लीजिए। और अगर खाना थोड़ा सा खराब भी बन गया तो उसकी तारीफ कर दीजिए, क्योंकि एक बेटी वाले को पता है उस खाने खिलाने के लिए आपको कितने पैसे जोड़े होंगे, तब उस दिन आपके लिए उस भोज का प्रबंध किया होगा। और आप कुछ लोग ऐसे मानसिक प्रवृत्ति के होते हैं कि बाराती जाने के बाद खाना में अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ ना तो कहेगा कि फलाना का जो है ना खिलाने का औकात नहीं था। अरे भाई, उसकी औकात इतनी थी कि उसने बेटी अपना दान कर दिया, इससे बड़ा औकात उसका क्या हो सकता है ना। उसकी औकात इतनी है, आपको कह दे कि बेटवा दान कर दो तो तेरी औकात निकल जाएगी, ठीक है। इसलिए औकात उसका इसलिए इतना था कि वो अपना बेटी किसी के सुपुर्द कर दिया, कि अपना बेटी को जो पाला पोसा बड़ा किया उसने आपको हवाले किया, है ना। और आपका इतना अगर है ताकत तो अपना बेटवा को जरा बेटिया के यहाँ हवाले करके दिखाओ ना, तो पता चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसलिए ये सब बात बहुत ही अच्छा नहीं है। इसलिए समाज में जब आप किसी के यहाँ बाराती जाइए या किसी के यहाँ जाइए तो आप जो है ना कुछ भी खिलाए, ठीक है, जो है, क्योंकि बेटी के बाप वाले जो होते हैं वो अलग अलग प्रबंध करने में बेचारा बहुत ज्यादा पैसे को कॉस्ट करते हैं। इसलिए चलिए इस माध्यम से आपको बताएं। बाकी बात आपकी सोच पर डिपेंड करता है, वो आप कितना अच्छा सोचते हैं।
चलिए, तो वो लड़कियों का भार प्रतीत होने का कारण मेन है दहेज प्रथा, और उनकी शादी के लिए माँ बाप जो है दहेज के लिए प्रबंध करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन देश में अंग्रेजी शासन के प्रारंभिक दिनों में लड़कियों के जन्म लेते ही उनकी हत्या करने की प्रथा हो गई थी। जब अंग्रेज हमारे देश में आए, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जब लेकर आए 1600 ईस्वी में, तो उस समय लड़कियों को क्या किया गया कि जन्म लेते हुए उसको मतलब मार दिया जाता था या गटर में फेंक दिया जाता था। ये जो है एक बहुत बड़ा नारी का दिन प्रतिदिन स्थिति खराब हो जा रहा है। समाज में एक पुरुष का बहुदल होता जा रहा था और महिला की स्थिति दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, दयनीय होते जा रहा था। ये समाज में एक कुरीति है, ये प्रभाव है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब बिंदुओं से आप क्या है, नारी की स्थिति आप दिन प्रतिदिन ये क्या हो जाएगा, उसका दयनीय स्थिति खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से और हम इसमें दो बिंदु को देखते हैं और बताते हैं। चलिए, इतना आप इसको पहले उतार लीजिए, फिर आगे वाला बिंदु हम बताते हैं। तो पॉइंट नंबर हम इसी बिंदु का 5 में देखते हैं। तो 5 में देखते हैं क्या कि जनसंख्या की दृष्टि से, यानी जनसंख्या की दृष्टि का मतलब हो गया कि भारत में पुरुष की जो आबादी है, महिला की आबादी है, दोनों में अंतर देखने को मिलता है। तो अंतर देखने को मिलता है, तो इससे क्या समझ में आया, इससे यह बात क्लियर हो जाता है कि महिलाओं की जो संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही, घट रही है समाज में, है ना। तो ये सब कारण माना जाता है। तो महिलाएं कारण इसलिए माना जाता है कि कुछ महिला हादसा से मौत हो जाती है, कुछ महिला को घरेलू बीमारियां भी हो जाती है। तो ये सब एक शिक्षा का अभाव भी माना जाता है, जिसके कारण उसके पास शिक्षा नहीं होता है। और कुछ लड़की ऐसा भी है ना, बकलोल टाइप रहती है कि वो लोग पढ़ना भी नहीं चाहती है, अपना दिमाग भी नहीं लगाना चाहती है। अगर मान लीजिए ये बकलोल टाइप जब तक रहेगी, इसीलिए कि उसका माँ बाप जो है कम उम्र में ब्याह कर देता है, ताकि ये चीज सोचने के लायक होना चाहिए। ये सब चीज महिलाओं को अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा और शिक्षा के प्रति उसे अग्रसित होना पड़ेगा। ये सब बात आप दिमाग में रखिए। चलिए, तो यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में विभेद बना हुआ है। विभेद का मतलब है अंतर, विभाजन, यही ना। तो विभाजन या अंतर कह सकते हैं कि जहां पुरुष की संख्या अगर 1000 है तो महिला की संख्या 1000 से कम है। तो ये विभेद है समाज में, है ना। तो विभेद होने का कारण क्या है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। यह बात क्लियर हो गया, स्त्रियों की संख्या कम है। सन 1901 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, सन 1901 ईस्वी में जब जनगणना हुआ था भारत का, तो भारत की में 1000 पुरुषों पर नारियों की संख्या 972 थी। 1901 की जनगणना की बात करते हैं, जिस समय हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय जो है महिला की स्थिति कितना थी, 972, यानी 1000 पुरुष पर 972 महिला थी। यानी 1000 मेरे भगलो सब घटा लो तो कितना महिला कम है, इसमें से 8, इसमें से बचा 9, 9 में से 2 और यह खत्म। यानी 28 महिला 1000 पुरुष से कम है। यानी 28 महिला कम होती थी, किस 1000 के अनुपात लेते थे दोनों में, यानी 1000 का अनुपात लेते थे, 1000 महिला 1000 पुरुष, तो ओकरा में 28 गो महिला कम जाती थी, है ना। तो क्यों, कारण ये था कि महिला के बहुत मृत्यु दर भी होता था। महिला उस समय शिक्षा नहीं रहता था, तो बहुत सारा देखने को मिलता था, है ना। तो 1909 की ये आंकड़े कहते हैं, यानी कौन, राज्य सरकार के आंकड़े कहते हैं, भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 1000 पुरुष पर 972 महिला थे। यानी 1000 अनुपात 972, यानी 28 महिला कम होती थी। लेकिन फिर वही जनगणना 2011 में हुआ, तो फिर बकलोल लड़की लोग का फिर आबादी घट गया, क्योंकि शिक्षा के प्रति फिर अग्रसर नहीं हुआ। तो 2011 में जब जनगणना हुआ तो महिला की आबादी कितना हो गया, 943, यानी 1000 अनुपात 943। अब कितना लॉस हुआ, 1000 घटा लीजिए कितना में, 943 में, 943 में घटा लिए तो यहाँ 7 और यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया तो 5, और अब बार 57 महिला घट गई। तो महिला की स्थिति जो दिन प्रतिदिन घटना, यह भी तो एक दयनीय स्थिति है नहीं। और घर का जो महिला होती है ना, वो बड़ा बकलोल टाइप होती है,
वो घर के अलावा दूसरे आगे तक सोचती ही नहीं है कि शिक्षा का क्या प्रभाव है, शिक्षा से हम क्या कर सकते हैं। आज जो महिला जरा सा होशियार होती है ना, वो देखिएगा इधर का बात उधर भी करने में जो होशियार होती है, वो अपना बाल बच्चा को है ना नौकरी तक पहुंचा देती है। तो जल्दी से होशियार बनिए। महिला खाली बुड़बक बन के बकलोल टाइप बन के रहिएगा ना, तब कुछ नहीं कर पाइएगा। तो 2011 में 57 महिलाएं धीरे धीरे घटते गई। केरल एक ऐसा राज्य है, देखिए वहां का महिला कितना लुरगर है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां महिला की आबादी पुरुषों की तुलना में अधिक है। यानी एक ऐसा राज्य है जहां महिला की संख्या पुरुषों की तुलना अधिक है। यानी पुरुष अगर 1000 है तो महिला 1000 से ज्यादा है। तो वहां की महिला जो है शिक्षित है। और केरल एक ऐसा राज्य है, भारत का एक ऐसा राज्य माना जाता है बेटा कि वह एक ऐसा राज्य है जो कि वहां हर एक लोग शिक्षित है। यानी 99% लोग वहां के लोग साक्षर है। यानी कह सकते हैं कि इस 100 में से एक ही ऐसा बकलोल है जो पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी बात 99 ऐसा लोग है वहां पढ़ा लिखा है। ये समझ में आ गया। तो पॉइंट नंबर हम लोग 5 देख लिए। तो पॉइंट नंबर आते हैं अब 6 में। तो पॉइंट नंबर 6 में क्या, उच्च मातृ मृत्यु दर। तो उच्च मात्र का मतलब हो गया माता, मात्र का मतलब क्या हो गया, माता, है ना, मातृ मृत्यु दर। तो हम क्या बोले, महिला लोग जो है ना, कुछ अगर हो भी जाएगा ना कुछ समय में, उसका मान लीजिए कोई तरह का अगर बीमारी भी हो गया, तो पहले नंबर बोलने से ला जाएगी, बोलने से एकदम इतना ज्यादा ला जाएगी, कहना मुश्किल है। डॉक्टर के पास जाएगी तो बीमारी भी नहीं बताएगी, घर वाले को भी अपना ढंग से बीमारी नहीं। तो बकलोल मृत्यु किसका होगा, मौत किसका होगा, महिला ही ना। तो ये सब चीज को समझना होगा। तो मातृ मृत्यु दर यानी बच्चा का अगर बाल विवाह 16 बरस में हो जाए, 15 बरस में हो जाए या 14 बरस में हो जाए, तो वो बच्चे को जन्म देगी तो वो मरेगी नहीं। अब बकलोल सब पढ़ती लिखती नहीं है, तब ना 14-15 बरस में माए बाप उसका ब्याह कर देता है। पढ़ेगी तब ना ब्याह शादी नहीं करेगा। अगर वो लड़की कहेगी नहीं पापा हम अभी ब्याह ना करब, हम अभी पढ़ब, तो क्या करी ना पढ़ाई, ओकरा पढ़ाई करे। तो इसलिए कि वो सब नहीं सोचने का है। आप सबसे पहले पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, और क्या है, आप अपना शिक्षा के बारे में सोचते नहीं है। कुछ लड़कियां अपना फ्यूचर के बारे में सोचती है, तो देखिए कुछ लड़कियां दरोगा तक बनती है, कुछ लड़कियां सिपाही बन रही है, कोई लड़की शिक्षिका बन रही है। तो क्यों ऐसा, इसलिए कि उसका सोच है। और कुछ लोग बकलोल लड़की रहती है कि वो पढ़ नहीं करती है, और उसको कोई सब्जेक्ट बोलो तो समझ में नहीं करेगी, तो कर माए बाप ब्याह कर देता है। तो उसी कारण है जो है जब उसके जन्म देती है अपने बच्चे को, तो उसमें मौत होने की संभावना बढ़ जाती है ना। तो उच्च मातृ मृत्यु दर यानी बच्चे को जन्म देने के टाइम में उसकी मृत्यु दर ज्यादा हो जाती है। फिर स्त्री भ्रूण हत्या, ये बड़ा बकलोल टाइप का चीज है। स्त्री भ्रूण हत्या कब होता है, अगर कोई महिला चाह लेगी कि मेरा भ्रूण का हत्या नहीं हो जाएगा, कभी नहीं होगा। पहले समझते भ्रूण हत्या कहते किसको। जैसे देखो बेटा, गांव घर में क्या होता है, देखते हैं बेटवा जब पैदा होगा तो उसको सारा बड़ा लाल पाल से पालेगा, बेटा चॉकलेट लो, बेटा ये लो। अब बेटी को चॉकलेट भी नहीं देगा। तो ये सब समाज में जो है ना सबसे बड़ा कह सकते हैं कि दुर्व्यवहार होता है, एक लड़की के साथ एक लड़का के साथ। लड़का के साथ बड़ा तो लाड प्यार से बेटवा कपड़ा लेगा बेटा, अब बेटी को साला कपड़ा भी नहीं देता है। तो दिक्कत ये है कि बेटी को जब कपड़ा नहीं देता है तो दिक्कत ये है कि बेटियां भी तो उसी का बाल बच्चा है। उसका सोच माता पिता का इतना गंदा होता है कि अपने बेटा के प्रति बहुत बढ़िया और बेटी के प्रति बहुत खराब। ये सब सोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में एक ही मतलब माँ बाप के बच्चे के प्रति एक ही चीज है, लेकिन समाज में उसका जो स्थान है वो तो गिरता जाएगा, और गिरेगा तो दिक्कत है ना। तो पहले से और पॉइंट क्या समझाना था, स्त्री भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या कहते किसको है, पहले इस बिंदु को समझते हैं। भ्रूण हत्या कहते हैं जो माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है ना, तो उस समय देखते होंगे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में या बड़ा बड़ा जगह पे अल्ट्रासाउंड मशीन रहता है, जिसमें उसको है ना पेट में जब बच्चा होता है तो उसी दौरान उस बच्चे को लिंग के परीक्षण के द्वारा, यानी लिंग जो है उसका दिखता है और देखने के बाद बता देता है कि पेट में जो बच्चा है उस लड़की है या फिर लड़का है। तो उस दौरान बता देने के बाद
क्या करता है कि अच्छा बेटी है तो चलो इसको मार दो, यानी एबॉर्शन करवा दो, यानी डॉक्टर के द्वारा दवाई दिलवा के, या कोई महिला डॉक्टर नहीं है उससे दवाई दिलवा के उस बच्चे को मार दिया जाता है। तो महिला के गर्भ में लड़कियों को मारने की प्रक्रिया ही, या लड़के को मारने की प्रक्रिया ही, यह कहलाता है एक भ्रूण हत्या। ये बहुत ज्यादा भारत में, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां देखने को मिलता है ना। लेकिन हरियाणा में एक स्लोगन चला था कि बेटी को मारोगे तो बहू कहां से लाओगे, ये एक स्लोगन चला था। लेकिन धीरे धीरे जब शिक्षा की स्तर बढ़ी, समाज में सोच बदला, तो भ्रूण हत्या धीरे धीरे कमता चला गया। ये चीज हरियाणा में भ्रूण हत्या ज्यादा देखने को मिलता था। फिर स्त्री शिशु गर्भपात, यानी स्त्री जो है शिशु का गर्भपात मतलब जो है बच्चा को गिरा देना, है ना, बच्चा को मार देना, ये सब ये कहलाता है स्त्री शिशु गर्भपात। फिर पुरुष प्रधान समाज, यानी पुरुष प्रधान समाज क्या, पुरुषों में जो है मतलब समाज में पुरुष को ही महानता दिया गया, उस समाज में महिला का कोई अधिकार नहीं था। तो ये महिला का दयनीय स्थिति ही तो कारक है कि पुरुष को आप उस समाज का प्रधान मान रहे हैं, है ना, लेकिन आप उस महिला को नहीं दे रहे। घर में देख लीजिएगा कि कुछ कुछ ऐसा घर देखने मिलेगा ना, खड़ूस टाइप का, कि उस घर में पुरुष का ही चलती चलेगा, महिला तो बेचारी बोल भी नहीं पाती है, बोलेगा ना तो उसको इतना डांट देता है कि जैसा कि भींगी बिल्ली ना बन जाता है उस तरह बन जाती है। तो महिला का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। समाप्त होने के कारण इसकी दयनीय स्थिति हो जाती है कि पुरुषों के सामने महिला कुछ नहीं बोल सकती है। तो महिला भी बकलोल टाइप से रहती है, उसके पास भी शिक्षा नहीं रहता है, तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए कि वो चीज अपना ये अधिकार को लिए सबसे पहले उसको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी बात जो अपना सोच है। समस्या बनी हुई समस्या ये पुरुष समाज है, प्रधान समाज। फिर स्त्री शिशु की अवहेलना, यानी स्त्री शिशु जो है उसकी अवहेलना किया जाता है, उसको समाज में चिढ़ाया जाता है, उसको थोड़ा नीच भावना से देखा जाता है। तो लड़कियां जो है अगर अपनी समाज में अगर कदम को बढ़ाना है तो शिक्षा के अग्रसर होना है, ठीक है। लिंग समानता की समस्या बनी होती है, यानी स्त्री पुरुष यानी लड़का लड़की की ये समस्या जो है देखने को मिलती है। ये बेटा एकदम दिमाग में ठोक लेना है कि 100% ठोक लेना है कि ये क्वेश्चन को याद रखना है और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जा सकता है। बात समझे, इस टॉपिक का जबरदस्त क्वेश्चन है, बात समझ में है। चलिए इसी प्रकार से अब हम आगे बिंदु पर चर्चा करेंगे, लेकिन बेटा ठोक ले क्वेश्चन रह सकता है 2024 के बोर्ड में, ठीक है। चलो आगे पॉइंट पर हम लोग समझते हैं। तो चलिए इस हेडिंग का एक और चीज देखते हैं, समाज में कुरीतियां, यानी समाज में जो कुरीतियां हैं, कह सकते हैं कि आपका समाज में बहुत सारे ऐसे कुरीतियां हैं जो देखने को मिलती है। सती प्रथा के नाम पर, बाल विवाह के नाम पर, है ना, और बहुत ऐसे प्रथा है जो कि नारी का स्थिति मतलब कह सकते हैं दर से बदतर करने की प्रक्रिया थी, है ना। एक पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे कि प्राचीन काल में महिला को देवता के समान पूजा किया जाता था, यानी कहा जाता था जिस घर में लक्ष्मी ना हो, यानी गृह लक्ष्मी ना हो, उस घर में देवता वास नहीं करता है ना। काहे कि अगर उस घर में अगर देवी नहीं है तो देवता ही नहीं वास करता है। तो इसमें एक चीज बताइए, जो लड़का है अपना देवी को पूजा करना चाहिए, समझना चाहिए कि नहीं भाई नारी है तो देवता का वास होगा, तो ये सब बातें को समझना चाहिए आपको, है ना। चलिए देखते हैं समाज में कुरीतियां क्या क्या है। जैसे पर्दा प्रथा, तो पर्दा प्रथा मुस्लिम में यह प्रथा ज्यादा देखने को मिलती है। ज्यादा देखने को क्या मिलती है कि मुस्लिम में बुर्का प्रथा बहुत ज्यादा है ना। ये प्रथा बहुत ज्यादा विनाशक भी है और कुछ अच्छा भी माना जाता है, कुछ बुरा भी माना जाता है ना। इसलिए कि ये प्रथा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है किसमें, मुस्लिम में, और इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है क्योंकि महिला को बहुत दूर तक पढ़ने की आजादी नहीं मिलती है, बहुत कम ही समय में उसे पढ़ाई से वंचित करके रख दिया जाता है। ये सब सारे बात को समझना होगा, बात समझे। तो एक पॉइंट समाज का कुरीति क्या माना जाएगा, पर्दा प्रथा, ठीक है। तो पर्दा प्रथा भी एक समाज का कुरीति माना जाएगा, क्योंकि आप एक बात समझिए, है ना। इस बात पे एक बात बताते हैं, ये दुनिया मतलबी है,
एक शायरी सुनते हैं एक बढ़िया सा, ये दुनिया मतलबी है, हर कोई मतलब के लिए आता है। तो इसलिए इंसान को इस बात को समझना चाहिए, महिला हो या कोई भी हो, कि ये दुनिया बड़ा मतलबी है और हर कोई मतलब के लिए आता है, हर कोई मतलब के लिए आता है। धोखा भी वही देता है, धोखा भी वही देता है जो सालों तक साथ निभाता है। यानी कह सकते हैं जो इंसान धोखा दे रहा है, देगा, वह सालों तक आपके साथ रह रहा है और बड़ी आसानी से आपको धोखा देके चला जाता है। तो इसलिए कि समाज में अगर आपको चाहिए कि नहीं हमारा एक योगदान हो, तो इंसान मतलबी है और मतलबी रहेगा भी, तो उसके चीज से छुटकारा पाना है, ये सब चीज आप देखिए। ठीक है, अब आते हैं सती प्रथा पे, एक बिंदु सती प्रथा। तो सती प्रथा में पति के मृत्यु के बाद, यानी कितना बड़ा कुरीति था समाज में, इस बात को देखिए। देख रहा बा, ये पति के मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता पर बैठा दिया जाता था। यानी ओकर पति मर गई तो क्या कर, तो ओकर पति जब एक्सपायर कर जाता है, मर जाता है, तो पत्नी को उसी के चिता के साथ बैठा दिया जाता है और उसे भी अपने प्राण त्यागने का विवश किया जाता है, यानी जिंदा जला देना। इंसान को जिंदा जलाना कितना खौफनाक मंजर होगा, वो भी क्या कह सकते हैं, जल्लाद से कम नहीं है। यानी जो जलाता होगा ससुरा, वो तो जल्लादे समझ लीजिए, क्योंकि इंसान तो कह सकते हैं मर गया तो उसको जलाता है तो लोग थोड़ा सा सोचता है कि जल रहा है, थोड़ा मरने के बाद तो जलना है, लेकिन जो इंसान जिंदा जलाता होगा उस समय का क्या खौफनाक मंजर होता होगा, कह नहीं सकते। अगर जो इंसान को जिंदा जलते देखा होगा, वो बयान नहीं कर सकता है कि वो इंसान जिंदा जलने के बाद कैसा क्या होता होगा, उस समय का मंजर, उस समय का मंजर देखने, मतलब देख के भी आदमी का रूह कांप जाएगा, ऐसा मतलब मंजर हो जाता होगा। क्योंकि कोई भी आदमी जब जिंदा जलाइएगा तो वो अपनी बचाव के लिए हर कोशिश करता है। इतना भी कोई पागल नहीं है जो आग पे बैठ जाएगा, जल जाएगा। लेकिन समाज की जो कुरीतियां थी, वो महिला बेबस थी और बेकसूर वो महिला जलने को तैयार रहती थी, क्योंकि समाज की ये प्रथा कहीं ना कहीं उसको डुबा रही थी, है ना। चलिए, तब विवश किया जाता था। लेकिन सती प्रथा का अंत हुआ कब, जब ब्रिटिश सरकार भारत में आए। तो ब्रिटिश सरकार ने कुछ आदमी इसका विरोध, जो धार्मिक लोग थे वो तो बहुत सती प्रथा का समर्थक थे, लेकिन जो आदमी इंसान सती प्रथा को समझते थे, जानते थे कि यह समाज का सबसे बड़ा बुराई है, उन्होंने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट किए कि उसने इस चीज को खिलाफ आंदोलन खड़ा करने लगे कि नहीं, समाज में यह बहुत बड़ा कुरीति है, किसी का महिला अगर पुरुष मर जाता है तो महिला को जलाना कहां तक उचित माना जाएगा, यह बात गलत है, बात को समझिए, है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में, बेटा यहां से सवाल ठोक सकता है, इसलिए इसको दिमाग में रखना। यानी 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ। यानी सती प्रथा का पूछेगा बेटा क्वेश्चन में कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो आराम से बेटा क्वेश्चन को ठोक देना है पकड़ के, क्या 4 दिसंबर 1829, जहां आ रहा है ऑप्शन में एकदम आराम से क्या करना है, टिप देना है। अगर टिप देना है तो नंबर फिर आपका 24 के बोर्ड में रखा रहेगा, कोई दिक्कत। तो ये पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिएगा कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, 4 दिसंबर 1829 में। क्लियर है। अब ये ब्रिटिश सरकार ने, उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दिया। क्या कहा गया कि पुरुष अगर मर जाता है किसी कारणवश भी, तो उसके साथ महिला को जलाना एक कानूनन अपराध माना जाएगा, है ना। इस समय 1829 में जब ये समाप्त कर दिया गया, कानून बनाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो महिला को जलाना एक क्या बोलते हैं उसको, कानून के तहत सजा दिया जाने लगा। तो धीरे धीरे यह कुव्यवस्था मिटने लगी। उस समय भारत के ब्रिटिश शासक, यानी ब्रिटिश गवर्नर जनरल कह सकते हैं, तो ब्रिटिश शासक उस समय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी एक सवाल यहां से बेटा रहेगा क्या कि सती प्रथा को अंत करने के समय, अंत किस शासक काल में, किस ब्रिटिश गवर्नर के समय हुआ था। तो क्वेश्चन यहां से आराम से
दबा सकते हैं क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा को अंत किया गया था। यानी ब्रिटिश शासक उस समय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कोई दिक्कत? तो 2 सवाल इस क्वेश्चन से हो गया। इस पॉइंट से हमारा 2 सवाल उठा। क्या क्या उठा? पहला, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या क्वेश्चन उठेगा कि कौन सती प्रथा को अंत किस ब्रिटिश गवर्नर के समय हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था। कोई दिक्कत? बात समझ में यहां तक आ गया होगा आप लोग को। अब आते हैं भारत में सती प्रथा के खिलाफ। यानी भारत में कौन ऐसा महापुरुष थे जिन्होंने सती प्रथा का बेटा क्या किया था? विरोध करना स्टार्ट किया था। तो विरोध करने वाले बहुत सारे थे। राजा राम मोहन राय थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, है ना, देवेंद्र नाथ थे, बहुत देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ये सब सारे लोग जो है आप सती प्रथा का विरोध करना स्टार्ट कर दिए। तो सती प्रथा का विरोध करने वाले सबसे पहले इस अत्याचार के एक बाह्य समाज के यानी ब्राह्मण समाज के संस्थापक जो कह सकते हैं राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो इसने राजा राम मोहन राय जो है ने उठाई। क्यों? इस अत्याचार के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। यानी इस अत्याचार, कौन सा अत्याचार? सती प्रथा का जो समाज में हो रहा था उस अत्याचार के खिलाफ सबसे पहले राजा राम मोहन राय आवाज उठाया। आवाज उठाया क्या कि सब क्यों उठाया? इसका कारण ये था कि राजा राम मोहन राय किसी कारणवश वो विदेश गए हुए थे। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। उसके बड़े भाई थे राजा राम मोहन राय के, है ना। राजा राम मोहन राय के जब जो बड़े भाई थे वो किसी हैजा के बीमारी से उनकी मौत हो जाती है ना। और उनकी मौत हो जाती है तो उनकी जो भाभी थी उन्हें उनके भाई के साथ यानी जिंदा जला दिया गया था। सती किसके नाम पर? सती प्रथा के नाम पे। सती प्रथा के नाम पे उसकी भाभी को जब जिंदा जला दिया गया तो वो राजा राम मोहन राय पर यह बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि अब मन जो है मेरी भाभी का क्या गलती है? मेरे भैया अगर देहांत कर गए तो इसमें मेरा भाभी का कोई दोष नहीं है। तो ये समाज का सबसे गलत प्रथा है, इस प्रथा को अंत किया जाए। तो राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ये आपका सती प्रथा के विरोध आवाज उठाना प्रारंभ किया। तो इसी प्रकार से और बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस चैप्टर के और बिंदु को हम लोग देखते हैं। चलिए इसको उतारिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको।